नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, है ना। इसी का इंतजार था कि डिजिटल बोर्ड लाएंगे तब फिर से वीडियो बनेगा। अब डिजिटल बोर्ड आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा और वीडियो देखने में भी आप मज़ा आएगा, ठीक ना। उस बोर्ड पर थोड़ा सा सही नहीं होता, बोर्ड बहुत छोटा था, तो अब दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। आइए अब अब रेगुलर चलेगा आपका करंट अफेयर और रेगुलर चलेगा आपका सेट प्रैक्टिस है, वो कोई भी सेट रहेगा, है ना। तो आइए शुरू करते बिना देर के हुए। देखिए मेरे चैनल का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ, चैनल का नाम है लिखा हुआ क्या, चैनल का नाम लिखा हुआ क्या, बायोलॉजी बाग, है ना। ये मेरे चैनल का नाम है, चैनल का नाम, और ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं, है ना। PDF मंगा सकते हैं करंट अफेयर का। मेरा पूरा करंट अफेयर मेरा हैंड रिटेन मतलब खुद से लिखे हैं, वो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू किया जाए, है ना। देखो ये जो करंट अफेयर यहाँ पे करवाएंगे ना, ये रहेगा मार्च मंथ का, है ना। आपको मार्च मंथ में जितनी भी घटनाएं हुई है उस सब से करंट अफेयर रहेगा। और ये करंट अफेयर ऐसा रहेगा कि इसे फालतू जल्दी एग्जाम में नहीं पूछता, जनरली नहीं पूछेगा, है ना। क्योंकि जितने भी बुक है ना, जो मार्केट में अवेलेबल करंट अफेयर का, उस सब से संबंधित जितना भी बुक था उस सबको हम कंबाइन करके मिला के बनाए हैं, ठीक ना। तो आप श्योर रहिए कि इससे फालतू नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इतना कर लेंगे तब, ऐसा नहीं कि बिना कर ले, है ना। इतना करने के बाद आप श्योर हो जाइएगा। चलिए बात ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना, बात करेंगे मुद्दे की। तो मुद्दे की बात यह है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था। या तो विषय लिखा हुआ रहेगा या तो लिखा रहेगा थीम, उसका थीम क्या था या तो विषय लिखा रहेगा। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन था क्या, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का विषय क्या था। तो इसका विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास 76वें गणतंत्र दिवस का मुख्य विषय था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 जो हुआ है उसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो उसके मुख्य अतिथि जो थे वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो उसके मुख्य अतिथि थे। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 76वें गणतंत्र दिवस के झांकी समारोह का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला, किस राज्य को मिला था। तो देखिए 76वें गणतंत्र दिवस जो हुआ था उसमें जो प्रमुख, देखो इसमें जो है ना बात ये है कि गणतंत्र दिवस में जो पुरस्कार मिलता है ना वो 2 श्रेणी में मिलता है ना, वो 2 श्रेणी में मिलता है। अगर हम आपको ऐसे बता दें 76वें गणतंत्र दिवस के बारे में थोड़ा सा, तो ये मिलता है पुरस्कार 2 श्रेणी में, मतलब कि एक बार दिए 2 श्रेणी में। प्रथम पुरस्कार जो मिलता है ना उसके लिए जज होते हैं, वहाँ पे बैठे हुए लोग होते हैं, कुछ जज को सजेस्ट किया जाता है, वही तय करेंगे, वही नंबर देते हैं हर एक स्टेट के झांकी का कि कितना नंबर है। उसके नंबर को मिला के जो प्रथम प्राइज फर्स्ट आता है उसके आधार पर दिया जाता है उसको। और एक होता है आम जनता के लिए, एक होता है आम जनता के लिए कि आम जनता सबसे अधिक किसको पसंद किया। तो आम जनता का भी चॉइस होता है, उसमें प्रथम पुरस्कार अलग से होता है ना। तो इस बार जो है जज का जो प्रथम पुरस्कार था वो अलग था और आम जनता का जो पुरस्कार था प्रथम पुरस्कार वो अलग था। यहाँ पे क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस के झांकी समारोह का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला था। तो ध्यान रखेंगे ये मिला था किसको, गुजरात राज्य को। किसको मिला था, गुजरात राज्य को, है ना। और ये जज का सिलेक्शन था, किसका सिलेक्शन था, जज के। उसी प्रकार से अगर पूछेगा कि आम जनता के लिए जो प्रथम पुरस्कार मिला वो किसको मिला है, तो ये मिला था उत्तर प्रदेश के लिए, है ना। और उत्तर प्रदेश जो राज्य था उसका जो थीम था ना, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका जो थीम है, उत्तर प्रदेश के राज्य का थीम था क्या, इसका जो थीम रहेगा ना, है ना, इसका था कुंभ 2025। उत्तर प्रदेश राज्य जो था उसका जो थीम था ना उसका था कुंभ 2025। यही जो गुजरात राज्य है इसका जो थीम था यही था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, है ना। जो क्वेश्चन नंबर गुजरात का है ना, इसका थीम क्या था, यही था, गुजरात का थीम यही था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो ध्यान रखेंगे दोनों बात को, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 18वां प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है 8 से 10 जनवरी को, है ना, जो मनाया जाता है 8 से 10 जनवरी को किस शहर में मनाया गया था। ये प्रवासी दिवस किस शहर में मनाया गया था।
तो ध्यान रखेंगे 18वां प्रवासी दिवस जो बनाया गया था ना, ये बनाया गया था भुवनेश्वर में, उड़ीसा का शहर है भुवनेश्वर, है ना, यहाँ पे बनाया गया था। ध्यान रखेंगे ये जो मनाया जाता है प्रवासी दिवस, ये मनाया जाता है कब? 10 जनवरी को। प्रवासी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी फिर दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे भारत, तो उसी के सम्मान में, उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है प्रवासी दिवस हर वर्ष, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 के मुख्य विषय क्या था? अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का मुख्य विषय, तो मुख्य विषय इसका जो था ना वो था ये, है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान जो था इसका मुख्य विषय था, है ना। ध्यान रखेंगे, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 18वां प्रवासी दिवस 2025 के मुख्य अतिथि। तो 18वां प्रवासी दिवस 2025 के मुख्य अतिथि जो थे वो थे त्रिनिदाद के राष्ट्रपति थे, मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सबसे अधिक प्रवासी भारतीय किस देश में रहते हैं? तो सबसे अधिक प्रवासी जो रहता है ना वो रहता है अमेरिका में, 54.6 लाख के आसपास रहता है। कहाँ पे आबादी? कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक ना। और सेकेंड हाईएस्ट रहता है वो रहता है सऊदी अरब में। सेकेंड हाईएस्ट कहाँ पे रहेगा? सऊदी अरब में। तो बढ़िया सा रखेंगे, सबसे अधिक कहाँ पे? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि हाल ही में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? हाल ही में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा युद्धपोत सूरत और युद्धपोत नीलगिरी, ये दोनों शामिल किया गया था, है ना, एक ही साथ। युद्धपोत सूरत और युद्धपोत नीलगिरी, युद्धपोत सूरत और युद्धपोत नीलगिरी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मतलब कि दोनों। ऑप्शन नंबर सी होगा ना, दोनों। तो इसको ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि युद्धपोत सूरत और नीलगिरी, जो ये बात किए थे ना, युद्धपोत सूरत और नीलगिरी जो है ये किसने बनाया है? इसको युद्धपोत सूरत और नीलगिरी किसने बनाया है? तो ये बनाया ही मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स मुंबई, मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स मुंबई। देखिए जहाँ जहाँ पे भी हमारे देश में डॉक यार्ड है, मतलब जहाँ जहाँ पे बनता है युद्धपोत वगैरह, बड़े बड़े जहाज, लड़ाकू जहाज वगैरह, है ना, वो सब कहाँ कहाँ पे बनता है, तो उसका आप ध्यान से रखेंगे। क्योंकि ना पीछे 2021 ना, हाँ नहीं 2020 के दरोगा के सेट में क्वेश्चन पूछ दिया था कि कौन सा बिल्डर्स, मतलब कौन सा डॉक यार्ड कहाँ पे है ना। देखिए ऑप्शन हम दे दिए सब। मझगांव डॉकशिप, अच्छा ये जो बनाया था ना सूरत और नीलगिरी बनाया था कौन? मझगांव डॉकशिप, ये बनाया था मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स मुंबई बनाया था। यहाँ सवाल ऐसे दिया हुआ था कि मझगांव डॉकशिप, ऐसे देते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन था ना इसे लिखा हुआ रहेगा इस तरह से कि मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स, मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स, ऐसे क्वेश्चन था। देखिएगा कैसे बताते हैं। क्वेश्चन था मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स हो गया। फिर देखो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ गार्डन रिच शिप, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है गार्डन रिच शिप लिखा हुआ है, गार्डन रिच शिप। ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है हिंदुस्तान शिपयार्ड बिलियर्ड, है ना, बिल्डर, है ना। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है क्या? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है हिंदुस्तान शिपयार्ड बिल्डर, हिंदुस्तान शिपयार्ड बिल्डर। तो अच्छा एक और है देखिए, एक है आपका भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, है ना। एक हो आपका कौन? भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और फिर इधर दिया हुआ था ऐसे रहेगा करके, आपको का रहेगा, खा रहेगा, गा रहेगा या खा रहेगा, ऐसे करके रहेगा। और इधर दिया हुआ था 1 2 3 4, इस तरह से आपको लिखा रहेगा मुंबई, गोवा, है ना, मुंबई, गोवा, कोलकाता और एक रहेगा विशाखापट्टनम। तो ऐसे करके मिलाने का दिया हुआ था क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सा कहाँ पे होता है, ध्यान रखेंगे, यहीं पे लिख चुके हैं हम।
मझगांव डाक शिप बिल्डर्स जो है वो कहाँ पे है, मुंबई में, याद रखेंगे इसको। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ गार्डन शिप बिल्डर, ये होता है कलकत्ता में। ये कहाँ पे है, कोलकाता में है गार्डन शिप बिल्डर्स, कोलकाता में। ध्यान रखेंगे वहाँ पे वो इंडियन गार्डन स्टेडियम भी है ना। तो यहाँ से रखेंगे गार्डन कहाँ पे, कोलकाता में। गार्डन वाला कहाँ पे, कोलकाता में, है ना, इस तरह से। और एक और है भारतीय डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये है विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में, है ना। तो ऐसे ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इस सबसे सावधान रखना है। आजकल जीके का ऐसा हो गया है कि जीके में क्या ही पूछ देगा, पता ही नहीं चलेगा कि सवाल कहाँ से आ गया, इसलिए डिटेल में डीप में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हाल ही में वागसीर पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, यह युद्धपोत किस कंपनी बनाया है ना। हाल ही में वागसीर को शामिल किया गया है, ये जो युद्धपोत है इसको कौन सा कंपनी बनाया है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको बनाया है कौन, देखिए यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है वागसीर बनाया है कौन, यही बनाया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई, यही बनाया है ना। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई ही बनाया है वागसीर पनडुब्बी को। ध्यान में रखेंगे इसको अभी शामिल किया गया है किसमें, नौसेना में, है ना। और क्वेश्चन नंबर फिर हो गया 10, 10 हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भारतीय युद्धपोत सूरत एवं नीलगिरी तथा पनडुब्बी वागसीर का जलावतरण शुरुआत किया गया, है ना। ये किया था किसने, भारतीय पनडुब्बी जो है ना, उसका नाम है क्या, वागसीर ना। भारतीय पनडुब्बी का नाम है क्या, वागसीर, है ना। इसका जलावतरण मतलब शुरुआत किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे इसका शुरुआत किए थे आपको नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुरुआत किए थे, नरेंद्र मोदी, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। और 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 11 तो यही हो गया ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि युद्धपोत सूरत एवं नीलगिरी, युद्धपोत कौन है, सूरत एवं नीलगिरी पनडुब्बी, अच्छा दोनों है। युद्धपोत का नाम है, दो युद्धपोत दो वो है, एक सूरत और नीलगिरी तथा पनडुब्बी वागसीर, ये तीनों हो गया, दो वो हो गया युद्धपोत और एक हो गया कौन, पनडुब्बी। इस तीनों का जलावतरण मतलब शुरुआत किसने किया था, तो ये तीनों क्या थे, यही नरेंद्र मोदी ही किए थे, मोदी जी ही किए थे इसका शुरुआत, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के है महत्वपूर्ण मिशन स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, इसे क्या नाम दिया गया। देखिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो है ना, ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि एक ही में एक ही उपग्रह के साथ दो उपग्रह को जोड़ सकते हैं, इसी को नाम दिया गया है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो इसमें जो है ना इसका नाम दिया गया है एस्पेडेक्स, इसका नाम दिया गया है क्या, एस्पेडेक्स इसका नाम दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है एक ही उपग्रह में दो उपग्रह को जोड़ जा सकता है ना, उसको हटाया जा सकता है इस तरह से। इसका नाम दिया गया क्या, एस्पेडेक्स नाम दिया गया, एस्पेडेक्स। और क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एस्पेडेक्स में एक बार में कितने उपग्रह जुड़ सकेंगे। तो इसमें जो है एक बार में अधिकतम अभी तक जो है 2 उपग्रह जोड़ने का व्यवस्था किया गया है कि अधिकतम अभी जो है ना 2 उपग्रह को जोड़ा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे अभी क्या करेगा, 2 उपग्रह को जोड़ा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे एस्पेडेक्स में, है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एस्पेडेक्स को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। अभी जो छोड़ा गया एस्पेडेक्स मिशन, है ना, उसको किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया, तो उसको लॉन्च किया गया था PSLV C60 से, है ना। PSLV C60 मतलब कि PSLV C60 से लॉन्च किया गया है, इसको ऐसे बोल सकते हैं PSLV C60 लॉन्च किया गया है, PSLV C60 से लॉन्च किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। इसका PSLV को पता होगा आपको, इसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम दिया गया है। कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है ना, तो ध्यान रखेंगे ये सब। और क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका कि एस्पेडेक्स मिशन में कौन उपग्रह शामिल है। अच्छा अभी जो शुरू किया गया है एस्पेडेक्स मिशन, उसमें कौन कौन सा उपग्रह शामिल है, तो देखो इसमें 2 उपग्रह शामिल है। एक का नाम दिया गया है XDX-01 जिसका नाम दिया गया है चेजर, और एक है
SDX-02, इसका नाम दिया गया है टारगेट, है ना, उसका नाम दिया गया है क्या, टारगेट। अब देखो चेजर क्या करेगा, चेज करेगा, मतलब कि मान लो कोई उपग्रह इस तरह से है, कोई उपग्रह यहाँ से ऐसे है ना, कोई उपग्रह क्या है ऐसे है, तो ये क्या होगा, ये होगा कौन, आगे में होगा टारगेट, आगे में होगा कौन, टारगेट, है ना, और पीछे से होगा एक कौन, चेजर, पीछे से होगा कौन है, चेजर, तब ना पीछे से चेज करेगा ये, तो पीछे से होगा कौन, चेजर। तो ध्यान रखेंगे स्पेडेक्स मिशन में 2 गो है उपग्रह, कौन कौन, एक है SDX-01 जिसका नाम दिया गया है चेजर, और SDX जिसका 02 जिसका नाम दिया गया क्या, टारगेट। तो ध्यान रखेंगे 2 गो, चेजर टारगेट, चेजर है प्रथम और टारगेट है 2, और रखेंगे टारगेट से 2, टारगेट से दूसरा होगा 2 वाला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि हाल ही में किस बहुउद्देशीय पोत का जलावतरण किया गया है। अभी हाल ही में जो है ना एक बहुउद्देशीय पोत जिसको जहाज बोलते हैं जलावतरण किया गया, इसका नाम है उत्कर्ष। उत्कर्ष का जलावतरण मतलब कि उतारा गया, लॉन्च किया गया है ना, उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष जो भी लॉन्च किया गया है का हाल ही में जलावतरण किया गया है, इसे किस कंपनी द्वारा बनाया गया, मतलब कि जो पोत जलावतरण है उसको लॉन्च किया गया है तो ये कौन कंपनी बनाया है, तो ये बनाया है आपका ये L&T मतलब कि लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी बनाया है किसको, पोत उत्कर्ष को, है ना, ध्यान रखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 में कि हाल ही में किस मिसाइल को सेना में शामिल किया गया है, किस मिसाइल को सेना में शामिल किया गया है। ऑप्शन है आपका क्या, नाग MK2, अग्नि N5, आकाश L3 और नाग MK1। नहीं, ये नहीं, यही आंसर होगा नाग MK2, नाग MK2 को शामिल किया गया है अभी हाल ही में, किसमें, सेना में, है ना, ध्यान रखेंगे मिसाइल है ये नाग MK2, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 में फिर से है कि नाग MK2 कैसा मिसाइल है। देखिए जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है हम बना दिए हैं ऑब्जेक्टिव में, हालांकि इसका सब्जेक्टिव भी करवा चुके हैं, अगर सब्जेक्टिव इसका पढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आसानी से इजीली हल हो जाएगा। हम इसके बाद जो कोशिश करेंगे कि आपका कि पहले सब्जेक्टिव करवा दें और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव करवा दें, ताकि आपको पूरा का डिटेल समझ में आएगा। देखिए कहीं भी कोई चीज़ को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ा रहेगा ना, तभी वो चीज़ याद रह पाएगा। अगर भाई ऑनलाइन के चक्कर में रहेंगे या सिर्फ ऑब्जेक्टिव के चक्कर में रहेंगे तो भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि उसको डिटेल में पढ़ लिया जाए ताकि वो एक बार दिमाग में रह जाए तो बहुत दिन तक वो आ जाएगा, है ना। और ऐसा तो नहीं है करंट अफेयर तो आज 1.5 साल 2 साल तक पूछते रहता है पीछे वाला तक, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में था कि नाग MK2 जो मिसाइल है ये कैसा मिसाइल है, किस तरह का मिसाइल है ना। तो देखेंगे ये जो नाग MK2 मिसाइल है ना, ये है कौन, ये है आपका नंबर फर्स्ट ऑप्शन में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है टाइप का ये है ना। आप कभी नाम सुने होंगे ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है, ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक। कोई क्रूज मिसाइल होता है, कोई हाइपरसोनिक होता है, तो ध्यान रखेंगे। अभी करवा रहे हैं करंट में तो क्या है, नाग MK2 कैसे मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। ये हो गया कौन, 19 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष किसे घोषित किया गया है। 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन घोषित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे, हाँ 1921 के बाद सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है किसको, 2024 को। 2024 को घोषित किया गया है सबसे गर्म वर्ष 2019 के बाद, है ना, ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन 21 में है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में नक्सली हमला हुआ जिसमें 8 जवान शहीद हो गए। आजकल बहुत सारा घटना होते रहता है जिसमें लगभग जवान शहीद होते रहते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी लद्दाख में, तो कभी आपको छत्तीसगढ़ में, कभी झारखंड में, कभी उड़ीसा में, बहुत सारे क्षेत्र में होते हैं। आजकल पूर्वोत्तर भारत में भी बहुत सारा होने लगा घटना, है ना। तो जनरली ये सब नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी जब बहुत अधिक जनसंख्या में लोग मारे जाते हैं, सिपाही मारे जाते हैं, सैनिक, तो वो मुद्दा बन जाता है। तो हो सकता है कि सवाल पूछते हैं ना, तो इसको हम इंक्लूड कर दिए आपके करंट अफेयर में। है क्वेश्चन कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में नक्सली हमला हुआ जिसमें 8 जवान शहीद हो गया था। तो ये जो हमला हुआ था ना, ये हुआ था बीजापुर में। ये कहाँ पे हुआ था, बीजापुर में। इसका इतिहास भी है,
बाकी सब ऑप्शन है बस्तर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, कुपवाड़ा है, ये सब का सब जो है छत्तीसगढ़ का ही मतलब छत्तीसगढ़ का ही कौन है, यही नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सली क्षेत्र इसमें इस सब में होते रहता है हमेशा। तो यहाँ पे जो आतंकवाद शहीद हुआ कहाँ पे हुआ है, बीजापुर में। और क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारत ने अपना तीसरा लॉन्च पैड श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। तो तीसरा का नाम क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत मजा पुराने माया का क्वेश्चन है ना, बड़ा देखो देखिए, एक होता है आपका PSLV, एक होता है आपका कौन, PSLV है ना, PSLV, एक होता है आपका GSLV, एक होता है कौन, GSLV, और एक अभी जो लॉन्च किया गया है तीसरा लॉन्च पैड, जिसको बोलते हैं NGLV, इसको बोलते हैं क्या, NGLV है ना। तो ये इसको बोलते हैं प्रथम जनरेशन का, इसको बोलते हैं सेकेंड जनरेशन का, और इसको बोलते हैं थर्ड जनरेशन का, है ना, ध्यान रखेंगे। ये बहुत पहले शुरू किया गया था, इस अभी भी कहा गया था, इसे अभी भी मतलब कि उपग्रह छोड़े जाते हैं, GSLV से बहुत छोड़े जाते हैं, और इसे छोड़ा जाता है, इसे अभी लॉन्च किया गया है इसको, NGLV को, है ना। देखिए इसका नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, इसका नाम क्या होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको बोलते हैं शॉर्टकट फुल फॉर्म में, यही हो गया GSLV, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, है ना। और एक थर्ड जनरेशन का जो है उसको बोलते हैं NGLV, मतलब कि NGLV का मतलब होता है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, है ना, व्हीकल। तो इस तरह से हो गया कौन, नंबर 3, तीसरा लॉन्च पैड भारत का अपना हो गया है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इससे न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल छोड़े जाएंगे। देखो जितना भी बहुत भारी उपग्रह होता है, बहुत भारी, तो छोड़ा जाता है इससे GSLV से। आप कभी ध्यान से पढ़ेंगे, जो भारी उपग्रह होता है ना तो छोड़ता है किससे, GSLV से, और बाकी जो हल्का वगैरह है तो छोड़ा जाता है PSLV से, है ना। और ये बना है न्यू जनरेशन के लिए, है ना। भारत या इसरो के वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि जो बहुत हल्का उपग्रह होता है, जो बहुत हल्का होता है ना, कोई स्टूडेंट हो गया, कोई संस्थान हो गया, वो अपने लिए छोड़ता है, तो उसके अलग से लॉन्च पैड तैयार किया जाए, है ना, जो हल्का होता है, ताकि उसमें पैसा कम खर्च हो और बचत हो, तो उसकी तैयारी चल रहा है। तो ध्यान रखेंगे तीसरा लॉन्च पैड कौन हो गया, NGLV, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है कौन, नरेंद्र मोदी किए हैं। सोनमर्ग सुरंग जो पड़ता है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, उद्घाटन किए हैं कौन, नरेंद्र मोदी जी किए हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 24 में है, देखो वही टाइप क्वेश्चन है कि सोनमर्ग सुरंग जो पड़ता है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, इसका लंबाई कितना है, तो 6.5 किलोमीटर है, 6.5 मतलब कितना हो गया, 6.5 किलोमीटर इसका क्या है, लंबाई है। इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम दिया गया है जेड मोड़, ध्यान रखेंगे, है ना। सोनमर्ग सुरंग जो है, जो 6.5 किलोमीटर लंबा है, इसका नाम है क्या, जेड मोड़, इसका नाम दिया गया है जेड मोड़, ध्यान रखेंगे, है ना, जेड मोड़ इसका नाम दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 है ना। 25 में हो जाएगा आपका कि उत्तर प्रदेश ने किस शहर को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठन करने की घोषणा की है। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, आजकल मुद्दा इसका बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, है ना, वहाँ पे बोले हैं ना कि 2 बहुत जो इम्पोर्टेंट शहर है ना, उसको क्या किया, मिला के बना दिया क्या, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठन कर दिया, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठन कर दिया। और वो शहर कौन कौन है, तो वो शहर है आपका कौन, ये बनारस और प्रयागराज, वाराणसी और प्रयागराज जो है ना, 2 शहर ऐसा है जिसको जोड़ के बना दिया गया, क्या बना दिया गया है, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठन। ध्यान रखेंगे, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण गठन किस राज्य द्वारा किया गया है, तो कौन हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और अगर सवाल रहेगा कि किस क्षेत्र को या किस शहर को मिला के बनाया गया है, तो ध्यान रखेंगे बनारस, वाराणसी और प्रयागराज, ये दोनों। चलिए पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हो गया 25 नंबर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में।
क्वेश्चन नंबर 26 में है कि हाल ही में हैवी व्हीकल फैक्ट्री ने किस टैंक को बनाने की मंजूरी प्राप्त की है। हाल ही में हैवी व्हीकल फैक्ट्री ने किस टैंक को बनाने की मंजूरी प्राप्त की है, तो इसका आंसर होगा T72 ब्रिज लेइंग टैंक। T72 ब्रिज लेइंग टैंक यही बनाएगा कौन, हैवी व्हीकल फैक्ट्री। ध्यान रखेंगे, है ना। T72 ब्रिज लेइंग टैंक, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आप लोग आजकल डिफेंस वाला ज़्यादा सवाल पूछने लगा है, तो T72 ब्रिज लेइंग टैंक बनाएगा कौन, हैवी व्हीकल फैक्ट्री। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 26, क्वेश्चन नंबर बढ़ाया जाए आगे 27 में है कि हाल ही में भारतीय सेना में रोबोटिक कुत्ता, जिसको बोलते हैं रोबोडॉग्स, शामिल किया गया है। अभी जो है ना, आजकल रोबोट का हो गया, आपको ड्रोन का हो गया, ज़्यादा प्रचलन हो गया है ना, लड़ाई के क्षेत्र में या युद्ध के क्षेत्र में। तो रोबोट डॉग जो बनाया गया, रोबोट कुत्ता जो बनाया गया है, इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है संजय। हाँ, इसका नाम दिया गया है क्या, संजय। ध्यान रखेंगे, है ना। हाल ही में रोबोटिक कुत्ता बनाया गया सैनिकों के लिए, इसका नाम दिया गया क्या, संजय नाम दिया गया है। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को रामसर शहर घोषित किया गया है ना। देखिए, जिस प्रकार से रामसर साइट घोषित किए जाते हैं, उसी प्रकार से जो हरा भरा क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे जैव विविधताएं होती है, उस क्षेत्र को, उस शहर को घोषित किया जाता है रामसर शहर। उसको क्या जाता है क्या, रामसर शहर। तो रामसर शहर कौन कौन सा शहर घोषित किया गया है, तो ये 2 शहर है ना। एक है आपका इंदौर और एक है उदयपुर। एक है, दोनों कौन है, एक सेकंड, जैसलमेर जयपुर, बीजापुर बीदर, विशाखापट्टनम कुआलालंपुर। इंदौर तो हो गया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में ना, और उधर राजस्थान नहीं। ये जगह ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सेकेंड, है ना। ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, जैसलमेर और जयपुर, ये दोनों को घोषित किया गया है। कहाँ पे, क्या शहर, रामसर शहर। ये कहाँ पे पड़ता है, दोनों राजस्थान में, दोनों पड़ता है कहाँ पे, राजस्थान में। तो रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29, है ना। 29 में है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसमें जो पहला राज्य है ना, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है, वो बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड, है ना। ये बना है कौन, उत्तराखंड। इसको याद रखेंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 29 में है कि समान नागरिक संहिता दिवस कब मनाया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इसको लॉन्च किया गया। देखो, उत्तराखंड में जो है ना, उत्तराखंड में शुरू किया गया है कौन, समान नागरिक संहिता, जिसको बोलते हैं UCC, है ना। तो ये शुरू किया गया है कब, 27 जनवरी को। ये शुरू किया गया है कब, 27 जनवरी को, है ना। ये शुरू किया गया कब, 27 जनवरी को। तो समान नागरिक संहिता जो लागू किया गया है ना, वो किया गया है कब, 27 जनवरी को। और चूंकि 27 जनवरी को लागू किया गया है, तो इसी के सम्मान में बोल दिया गया कि 27 जनवरी को क्या मनाएंगे, समान नागरिक संहिता दिवस मनाएंगे 27 जनवरी को। तो ध्यान रखेंगे इसको। और 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 में। हाल ही में इसरो ने NVS-02 का प्रक्षेपण किया, जो असफल रहा। अच्छा, NVS-02 का सफर किया था ना, प्रक्षेपण किया था, वो सफल नहीं हो पाया, वो असफल हो गया, है ना। NVS का नाम क्या है, NVS का नाम क्या है, तो देखिए इसका नाम है नेविगेशन एंड पोजिशनिंग सिस्टम। नेविगेशन एंड पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। ये लॉन्च किया गया था ताकि अपने सीमावर्ती क्षेत्र का देखभाल कर सके सैटेलाइट से, है ना। लेकिन इसका नाम दिया गया था क्या, नेविगेशन एंड पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि हाल ही में ट्राई कमीशनिंग की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। हाल ही में ट्राई कमीशनिंग की शुरुआत किया गया था किसके द्वारा, तो ये शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ट्राई कमीशनिंग शुरुआत किया था किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 33 में है कि रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति, रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति बना है कौन, डोनाल्ड ट्रंप। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। रिपब्लिकन सवाल पूछ सकता है ऐसे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, किस पार्टी के सदस्य हैं या किस पार्टी के राष्ट्रपति बने हैं। तो ध्यान रखेंगे, रिपब्लिकन पार्टी के ये सदस्य हैं। और ये जो सदस्य बना, ये जो बना है कौन, राष्ट्रपति, ये कैसे बना है राष्ट्रपति, ये बने हैं आपको 50वें राष्ट्रपति, 50वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, है ना। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे।
अमेरिका में कौन से संस्था से अपने आप को अलग कर लिया? अमेरिका कौन कौन से संस्था से अपने आप को अलग कर लिया है ना? देखिए, अमेरिका जो है ना अपने आप को बोला है कि हम WHO मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसमें नहीं रहेगा। ये खुद बोला है, ये अपना खुद स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन में नहीं रहेंगे, है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसमें बोला है कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, खाली पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, तो ये नहीं निकल रहा। एक किया था, खुद ही किया था, पेरिस जलवायु समझौता, है ना। पेरिस जलवायु समझौता के तहत जो है ना जलवायु को सुधारने के लिए, क्लाइमेट को सुधारने के लिए कार्बन एमिशन कम करना था, है ना। ये बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो इससे भी निकल गया। और दो ही बुद्धि दिया हुआ है, एक और था, एक और है मानवाधिकार आयोग, है ना। एक है आपका कौन? मानवाधिकार आयोग से भी ये जो है अपने आप को हटा लिया है ना। तो तीनों से बात किया, WHO, पेरिस जलवायु समझौता और मानवाधिकार, ये तीनों से हटा लिया है अपने आप को। चलिए, ये हो गया कौन? क्वेश्चन नंबर 34। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में है कि भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय समझौता कब हुआ, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष परमाणु प्रतिष्ठान आदान प्रदान किया जाता है ना। ये देखिए, ये जो समझौता हुआ है, ये हुआ है कब? ये हुआ है आपका 1988 में। 1988 में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। उसमें कहा गया कि आपके पास जितने परमाणु प्रतिष्ठान हैं और मेरे पास जितने परमाणु प्रतिष्ठान हैं, आप अपना सूची दीजिए, हम अपना सूची देंगे कि किस देश के पास कितने परमाणु प्रतिष्ठान, मतलब कि सब चीज़ें हैं, लड़ाकू विमान हो गया, युद्ध पोत हो गया, सब कुछ। तो ये समझौता का हुआ था 1988 में हुआ है। और फिर एक और है कि भारत पाकिस्तान, है ना, फिर एक क्या? भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय समझौता, जिसके तहत जेल में बंद कैदी का सूची, मतलब कि एक और तरह का समझौता हुआ भारत और पाक के बीच। वो हुआ है क्या कि आपके जेल में मेरे यहाँ के कई आदमी बंद है और मेरे जेल में आपके यहाँ के कई आदमी बंद है। तो जेल में जो कैदी बंद होता है, वो चाहे सैनिक हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, है ना, अगर वो भारत का पाकिस्तान में है या पाकिस्तान का भारत में है, तो उसका सूची बना के देती है सरकार कि आपका यहाँ पे इतना आदमी जेल में बंद है, क्या क्या कारण है वो सब। तो ये समझौता हुआ था कब देने का? ये समझौता हुआ 2008 में, है ना। तो जो जेल में बंद कैदी है उसका समझौता हुआ 2008 में, जबकि जो परमाणु प्रतिष्ठान है उसका समझौता हुआ कब? 1988 में। हो गया दोनों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में भारत दौरे पर आए सिंगापुर के राष्ट्रपति, अच्छा ये थोड़ा सा गलती लिखा गया है, ये सही हो ही नहीं रहा था, कितना सही कर रहे थे तो, है ना, आधा सही हो जाता तो ध्यान दिए नहीं, टाइप किए तो। हाल ही में भारत दौरे पर आए सिंगापुर के राष्ट्रपति, इसका नाम है शनमुगरत्नम, इसका नाम है शनमुगरत्नम, है ना, इसका नाम है क्या? शनमुगरत्नम, ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारत दौरे पर आए सिंगापुर के राष्ट्रपति शनमुगरत्नम किस क्षेत्र पर समझौता किया है? समझौता किया है और साइन भी किया है, मतलब कि हस्ताक्षर भी किया है। किस क्षेत्र पर? देखिए, ये आया था उड़ीसा में, है ना। और भारत जो सपना देख रहा है विकसित भारत 2047, भारत जो सपना देख रहा है कौन? विकसित भारत 2047 का, तो इस पे साइन किया है। विकसित भारत 2047 पे साइन किया है। समृद्ध उड़ीसा 2036 तक, इस पे भी साइन किया है। और भुवनेश्वर विकास के लिए भी साइन किया है। तीनों के साइन किया है, विकसित भारत 2047, समृद्ध उड़ीसा 2036 और भुवनेश्वर विकास, ये तीनों के लिए साइन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन सी, इनमें से सही, है ना, ध्यान रखिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है, 38 में आता है, 38 में है कि ब्रिटिश कंपनी टाइम आउट के आकलन के अनुसार, अच्छा ब्रिटिश कंपनी है वो टाइम आउट, इसके आकलन के अनुसार जो है रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर किसको चुना गया है ना। ब्रिटिश जो पत्रिका है, सॉरी पत्रिका नहीं है, ब्रिटिश कंपनी है टाइम आउट, ये जो है ना हर एक बार जारी करता है कि सबसे अच्छा शहर कौन है रहने के लिए, मानव के लिए रहने के लिए, है ना, सर्वश्रेष्ठ शहर। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ शहर आया है वो आया है आपका कौन? केप टाउन। ये आया कौन? केप टाउन, ध्यान रखेंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 39 में है कि हेनले पासपोर्ट रैंक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? हेनले पासपोर्ट रैंक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो हेनले पासपोर्ट में अभी जो रैंक है वो है कौन? 85वां। भारत का स्थान कौन सा है? 85वां। ये ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन ऐसे पूछ रहता है हेनले पासपोर्ट वाला।
और क्वेश्चन नंबर 40 में है कि हेनले पासपोर्ट रैंक के अनुसार सबसे अधिक सख्त या पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है। तो सबसे अधिक सख्त या पावरफुल पासपोर्ट जो है ना वो है किसका, सिंगापुर की। वो किसका है, सिंगापुर की। और क्वेश्चन नंबर 41 में है कि किस अफ्रीकी देश को भारत ने 1000 टन ज्वार भेजा है। वहाँ पे खाने पीने की किल्लत थोड़ी सी कमी हो गई थी, इसलिए क्या किया, भारत भेजा है कौन, 1000 टन ज्वार भेजा है। और ये भेजा है लेसोथो, है ना, साउथ अफ्रीकी देश है, आप देखेंगे लेसोथो। यहाँ पे भेजा है क्या, 1000 टन ज्वार भेजा है, 1000 टन ज्वार, कौन, लेसोथो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो त्यागपत्र दे दिए। यह किस देश के प्रधानमंत्री थे। बहुत चर्चा में रहे थे, भारत के साथ हमेशा विवाद हो रहा था इसके साथ, है ना। जस्टिन ट्रूडो कहाँ थे, कनाडा के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो। और क्वेश्चन नंबर 43 में है कि अमेरिका के किस शहर में भीषण आग लगा है। बहुत भीषण आग लग गया था, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में, है ना। कैलिफोर्निया में बहुत भयंकर आग लग गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 में है कि यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार अभी तक बच्चों के लिए सबसे खराब वर्ष, यूनिसेफ जो है ना जारी किया है डेटा, जिसमें बोला गया है कि सबसे खराब वर्ष बच्चों के लिए कौन रहा है, तो 2024 को माना गया सबसे खराब वर्ष। देखो सबसे अधिक गर्मी भी यही था और सबसे खराब वर्ष बच्चों के लिए माना गया था 2024 को। और क्वेश्चन नंबर 45 में है कि सितंबर 2024 तक भारत पर कुल कितना ऋण है ना, कुल कितना ऋण है। तो ध्यान रखेंगे भारत पर अभी तक जो है सबसे मैक्सिमम जो ऋण है ना वो है कितना, वो है कितना बोल रहे हैं, हाँ ये बोल रहे हैं 662.2 अरब डॉलर, है ना। इतना ऋण है सिर्फ भारत पे, है ना। 662.2 अरब डॉलर, 662.2 अरब डॉलर जो है ना यहाँ पे ऋण है, मतलब कि कर्जा है। यहाँ पे क्या है, कर्जा है। तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम लिख दिए 662 अरब डॉलर, पूरा का पूरा है 662.2 अरब डॉलर, इसको ध्यान में रखा जाए। और क्वेश्चन नंबर हो गया 45, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि हाल ही में विनोद चंद्रन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। तो बोला है कि विनोद चंद्रन, है ना, क्या हो गया, विनोद चंद्र किस न्यायालय के मुख्य जज थे। मुख्य जज किसके थे, तो ये जो रहे हैं पटना हाई कोर्ट के मुख्य जज थे, है ना। वो चल गए कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, हाँ पटना के थे, पटना के। और क्वेश्चन नंबर है 47 में कि हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं, है ना। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसरो के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कौन, ये बने हैं वी नारायण, है ना। कौन बने हैं, वी नारायण। और ज्ञानेंद्र प्रताप तो बने हैं, ये क्या है तो आपका चुनाव आयोग के अध्यक्ष, है ना, ज्ञानेंद्र प्रताप। और ये कौन बने गए हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन बनेगा, नारायण लिखा हुआ नारायण होता है। और ज्ञानेंद्र प्रताप बने हैं किसके, चुनाव आयोग के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो नियुक्त किया गया है आपका किसको, सुभाष राणा को नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ के रूप में, है ना। और क्वेश्चन नंबर 49 में है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है ना। तो ये ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें ये नहीं लिखे, इसमें हो जाएगा, ये सभी को मिला है। गुकेश डी को भी मिला है ना। ये मिला है किसको, गुकेश डी को भी मिला है। इसको बोलते हैं गुकेश डोमा राजू, इसको मिला है ना। हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी खेलता है, इसको मिला है। अच्छा ये क्या खेलता है, शतरंज, ये क्या खेलेगा, शतरंज के खिलाड़ी है, शतरंज के खिलाड़ी हो गया गुकेश डोमा राजू। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलता है। एक हो गया प्रवीण कुमार, है ना, ये भी खेलता है ना। ये एथलीट है, ये क्या है, एथलीट है। और मनु भाकर जो निशानेबाजी है, ये सबको मिला है। गुकेश डोमा राजू, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, इस सबको मिला है कौन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, चलिए ये हो गया 49। और आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50, इसका ऑप्शन दिए हैं, अच्छा है ना।
निम्नलिखित खेल से संबंधित खिलाड़ी का मिलान करना। अच्छा सही मिलान करना है ना, बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन। हम तो थोड़ा देखिए अभी पीडीएफ सही से बन नहीं पाता है तो इसको ना सामने सामने लिख दिए हैं। अभी बोल चुके थे, हम लोग के नाम बोले थे कि किस फील्ड से संबंधित है। देखो शतरंज कौन खेल रहा था, शतरंज खेल रहा है आपको कौन, गुकेश डोमाराजू। शतरंज हुए कौन, गुकेश डोमाराजू है ना, शतरंज हुए कौन, गुकेश डोमाराजू है ना। आपको बात करते हैं निशानेबाजी, तो कौन हो जाएगा, मनु भाकर है ना, निशानेबाजी कौन हो जाएगा, मनु भाकर। अगर आपको बोले हॉकी, तो हॉकी कौन खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है आपको अभी बताए थे हरमनप्रीत सिंह। और एक बच गया आपका कौन, कौन एथलेटिक्स बोले थे, ये पैरा एथलेटिक्स कौन, परवीन कुमार। तो ये हो जाएगा कौन, पैरा एथलेटिक्स। तो किस खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है इसको भी याद रखना है, ठीक ना, ध्यान से रखेंगे। हम बोल चुके हैं गुकेश डी को जो होगा कुछ क्या हो जाएगा, शतरंज, मनु भाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, निशानेबाजी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, और परवीन कुमार हो जाएगा एथलेटिक्स, मतलब पैरा एथलेटिक्स। तो इस तरह से आपका 50 करंट अफेयर हो गया आज, है ना। और कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन कल भी आ जाए, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा के देख लेंगे आप, आवाज़ थोड़ा सा कम है, माइक अभी लिए ना, माइक लेंगे तो थोड़ा सा आवाज़ बुलंद आएगा, है ना। चलिए ठीक है।